नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप सिंह पाल। हरियाणा की सियासत में इन दिनों उथल पुथल मच गई है। मनोहर लाल खट्टर को सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया और जिस दिन मनोहर लाल खट्टर ने सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंपा उसी दिन नए सीएम ने शपथ ग्रहण भी कर ली और मुख्यमंत्री पद का कार्यभार भी संभाल लिया। नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए सीएम बन गए और उनके साथ 4 या 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इसके साथ ही बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन भी लगभग टूट गया है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अब दुष्यंत चौटाला के सामने अपने पार्टी के विधायकों को संभालने की चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चौटाला की पार्टी के कुछ विधायक बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि वो विधायक शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए थे। लेकिन हरियाणा में ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे के भीतर बीजेपी ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया? आखिर क्यों? इसके पीछे की वजह क्यों है? जबकि इन्हीं 24 घंटे से पहले पीएम मोदी खुले मंच से खट्टर की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे और दुनिया को खट्टर और अपनी दोस्ती और याराना के किस्से सुना रहे थे। बता रहे थे कि एक वक्त वो भी था जब वो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर हरियाणा के चक्कर काटा करते थे और सड़कों पर निकल जाया करते थे। हालांकि उन दिनों हरियाणा की सड़कें काफ़ी टूटी फूटी थी, इसका भी जिक्र पीएम मोदी ने किया। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि एक दौर ऐसा भी था जब हम दोनों दरी पर सोते थे। दरअसल ये बात उन दिनों की है जब खट्टर और पीएम मोदी संघ के प्रचारक थे और आरएसएस के कार्यक्रमों के लिए उनको अन्य राज्यों में जाना पड़ता था और एक थाली में दोनों ने खाना भी खाया है। तो इतनी जिगरी दोस्ती पीएम मोदी और खट्टर के बीच थे। लेकिन पीएम मोदी के इन पुरानी यादों को ताज़ा करने के 24 घंटे बाद खट्टर की सीएम पद से छुट्टी हो जाती है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्या वजह है कि बीजेपी को अचानक हरियाणा का सीएम बदलना पड़ गया? क्या खट्टर के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर पैदा हो गई थी या फिर लोकसभा चुनाव की रणनीति का ये हिस्सा है जिसके तहत खट्टर को बेदखल किया गया सीएम पद की कुर्सी से? आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह क्या है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। पहले आपको मोदी और खट्टर के बीच की समानताएं बताते हैं। ये दोनों ही नेता संघ प्रचारक रहे। दोनों ही नेता तब सीएम बने जब इनको किसी तरह का प्रशासनिक अनुभव नहीं था। उससे पहले ना ये कभी मंत्री रहे। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम बने थे तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था प्रशासन को चलाने का और वो सीधे आरएसएस से सीएम पद की कुर्सी पर बैठे थे और बाद में उन्होंने राजकोट वेस्ट से चुनाव लड़के विधायक बने थे। और ऐसा ही हाल खट्टर का था। खट्टर चुनाव लड़के पहली बार 2014 में हरियाणा के सीएम बने थे। दोनों ही नेताओं की राजनीति की शुरुआत आरएसएस से हुई थी, संघ से हुई थी। संघ की विचारधारा में ही इन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया है। और एक सबसे बड़ी समानता, पीएम मोदी ने शादी जरूर की लेकिन उन्होंने वैवाहिक जीवन नहीं जिया। लेकिन खट्टर ने राजनीति और संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने के चलते शादी ही नहीं की। और तीसरी विशेषता, जिस तरह पीएम मोदी चाय बेचते थे, चाय की दुकान चलाते थे, उसी तरह खट्टर भी किराना की दुकान चलाते थे। दरअसल जो खट्टर के पिताजी थे वो भी दुकान चलाते थे और उन्हीं की दुकान खट्टर भी कुछ दिन तक उन्होंने भी चलाई थी। और एक और समानता वो ये कि मोदी भी बीजेपी में संगठन मंत्री रहे और मनोहर लाल खट्टर भी बीजेपी में संगठन मंत्री रहे। ये तो वो समानताएं हैं जो पीएम मोदी और खट्टर में मैच करती हैं और यही वजह है कि दोनों का याराना भी बहुत मजबूत है और बहुत तगड़ा है। लेकिन आखिर जिसकी दोस्ती पीएम मोदी से इतनी अच्छी हो, जो दूसरी बार हरियाणा के सीएम बने हों, और अगर खट्टर करीब 3 महीने और सीएम रह लेते तो वो हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बन जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनका ये रिकॉर्ड बनने से पहले ही खुद बीजेपी ने ही तोड़ दिया और उनको सीएम की कुर्सी से हटा दिया। अब आपको बताते हैं इसके पीछे की असल वजह क्या है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इन दिनों जो देश की सियासत में ओबीसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। फिर वो चाहे जाति गणना हो या फिर ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा हो। कांग्रेस इन दिनों जहां जहां रैली में जा रही है वो ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए आरक्षण की बात कर रही है, ओबीसी के मुद्दे उठा रही है।
तो बीजेपी को भी कहीं कहीं ये लगने लगा है कि हरियाणा में कहीं ओबीसी का वोट बैंक ना खिसक जाए जाटों के चक्कर में, इसलिए उन्होंने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया है, जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं। हालांकि हरियाणा में सैनियों की आबादी करीब 3% के करीब है, लेकिन हरियाणा में जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो ओबीसी का ही है। और इसी ओबीसी के वोट बैंक को समेटने के लिए उन्होंने खट्टर को रिप्लेस करके सैनी को नया सीएम बनाया है। हालांकि इसी साल हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, महज 5 या 6 महीने सरकार चलनी है, फिर नई सरकार का गठन होगा, लेकिन उससे पहले महज 6-7 महीनों के लिए नए सीएम बनाने से बीजेपी को आखिर क्या मिलता? इसके पीछे की वजह यही है, लोकसभा चुनाव और ओबीसी वोट बैंक। इसके लिए मैं आपको साल 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में ले जाना चाहूँगा, क्योंकि उन आंकड़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नज़र डालें तो जो हरियाणा में एससी वोट का 58%, 58% बीजेपी को मिला था, जबकि कांग्रेस को मिला था 25%। वहीं मुस्लिम वोट बीजेपी को महज 15% मिला था और कांग्रेस को मिला था 76%। और जो जाट का वोट है, जाटों का वोट, वो बीजेपी को मिला था 39% और कांग्रेस को 40%। लेकिन जो ओबीसी का वोट बैंक था हरियाणा में, वो बीजेपी को मिला था 70% और कांग्रेस को महज 18%। और जो सामान्य वर्ग है उसमें तो बीजेपी का वोट बैंक है ही, वो मिला था 69% और कांग्रेस को 21 यानी 21%। तो जिस वोट बैंक के जरिए बीजेपी ने हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीती थीं, उसको वो खिसकना देना नहीं चाहती। हरियाणा में नए सीएम की तैनाती के पीछे भी वजह यही है। दरअसल चर्चा इस बात की भी है कि लोकसभा चुनाव में अभी हरियाणा में सीट बंटवारे को लेकर जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है जेजेपी, ये 2 से 3 सीटों की डिमांड कर रही और बीजेपी एक भी सीट देने के पक्ष में नहीं थी। बीजेपी का कहना था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती थी, इसलिए वो एक भी सीट जेजेपी को नहीं देगी। और यही टकराव, यही मनमुटाव इस खटास की वजह बनी और बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री की तैनाती कर दी और जिसके साथ ही दुष्यंत चौटाला की भी डिप्टी सीएम के पद से छुट्टी हो गई। और बताया जा रहा है कि अब दुष्यंत चौटाला के सामने अपने विधायकों को संभालने की चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि इनकी पार्टी के कुछ विधायक बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें कुछ विधायक मौजूद थे, हालांकि दुष्यंत चौटाला नहीं गए थे। दरअसल इन दिनों देश में कांग्रेस है वो पिछड़ों को आरक्षण देने का वादा कर रही है, जाति गणना की मांग कर रही है। दरअसल कांग्रेस का कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वो ओबीसी वोट बैंक इस बार कांग्रेस के निशाने पर है, वो इसको हथियाना चाहती है। और इस बीच बीजेपी भी ये बताने से गुरेज नहीं कर रही है कि ओबीसी की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी बीजेपी है। एक आंकड़ा आपको बताते हैं, वो ये कि बीजेपी ने अभी तक जितने सीएम बनाए हैं उनमें 30% ओबीसी वर्ग के सीएम बने। वहीं जो कांग्रेस ने जितने सीएम बनाए हैं उसमें सिर्फ 18% ओबीसी वर्ग के हैं। और जो अन्य दल हैं जिनके सीएम बने हैं, जैसे सपा और जो अन्य राज्यों के जो सियासी दल हैं वहाँ जिसकी पार्टी हैं, उन्होंने 28% लोग, जो 28% सीएम बनाए हैं वो ओबीसी वर्ग के बनाए हैं। दरअसल राज्यों में अचानक सीएम बदलने की जो रीत है ये आज की नहीं, ये बहुत पुरानी है। बीजेपी इससे पहले भी प्रयोग करती रही है और सबसे ज़्यादा ये प्रयोग उसने उत्तराखंड में किए हैं, जहाँ 2-2 सीएम बदल दिए गए। और इसका फ़ायदा भी बीजेपी को हुआ। जिन जिन राज्यों में बीजेपी ने सीएम बदले हैं वहाँ बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। और यही एक्सपेरिमेंट अब हरियाणा में किया गया है। आपको बताते हैं, इससे पहले गुजरात में सीएम बदले गए तो वहाँ पार्टी को बम्पर जीत मिली। त्रिपुरा में सीएम बदले गए, वहाँ जीत मिली। उत्तराखंड में सीएम बदले गए, वहाँ जीत मिली। सिर्फ कर्नाटक एक ऐसा राज्य रहा जहाँ बीजेपी ने ये प्रयोग किया और उसको हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने 2017 में विजय रूपानी सीएम थे, उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले ही उनको सीएम पद से हटा दिया था और वहाँ के माहौल को भांपते हुए उन्होंने भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया 2021 में। इसका नतीजा क्या रहा कि गुजरात में बीजेपी को बम्पर जीत मिली 2022 के विधानसभा चुनाव में। फिर जब त्रिपुरा में लेफ्ट का किला ध्वस्त करके बीजेपी ने 2018 में सरकार बनाई थी, तब वहाँ के सीएम बने थे बिप्लब देब, जो काफ़ी चर्चाओं में रहते थे बिप्लब देब, और उनको काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी माना जा रहा था। लेकिन 2023 ख़त्म होने वाला था, उससे पहले उनको भी
कुर्सी से उतार दिया गया और उनकी जगह बैठाया गया माणिक शाह को, जिसके नतीजे बहुत अच्छे आए और त्रिपुरा में एक बार फिर से बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। और उत्तराखंड तो बीजेपी की एक तरह की प्रयोगशाला रही है। 2017 में बीजेपी जब उत्तराखंड में चुनाव जीती थी तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम बनाया, लेकिन 10 मार्च 2021 को उनको हटाकर बागडोर दे दी गई तीरथ सिंह रावत को। तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल करीब 1 साल भी नहीं चला था कि 4 जुलाई 2021 को पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया सीएम बना दिया गया। वहीं अगर जो अब हरियाणा के नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, इनकी बात करें तो ये ओबीसी वर्ग से आते हैं। इनकी जात की आबादी हरियाणा में करीब 2.9% है और इनको सीएम बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, वो है हरियाणा के ओबीसी वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का। अब बीजेपी हरियाणा में जाटों के वोट बैंक की चिंता नहीं कर रही, अब बीजेपी चिंता कर रही है ओबीसी वोट बैंक की, क्योंकि इनकी आबादी हरियाणा में सबसे ज़्यादा है और अगर ये वोट बैंक बीजेपी के साथ आता है तो जैसी जीत 2019 में बीजेपी को मिली थी वैसी ही जीत 2024 में भी मिल जाएगी। हालांकि ओबीसी वोट बैंक पर नज़र सभी पार्टी टिकाए हुए हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी हो, इनेलो हो और भी जो हरियाणा की छोटी पार्टियाँ, सबकी नज़र है। लेकिन जो इस वोट बैंक को अपने कब्जे में कर ले जाएगा वो हरियाणा के सिंहासन पर राज करेगा और बीजेपी ने इसी के मद्देनज़र नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया सीएम बनाया है। और खट्टर को हटाने के पीछे की वजह यही है क्योंकि खट्टर जो हैं वो पंजाबी समुदाय से आते थे और हरियाणा में उनकी जात की आबादी महज 8% है। तो ओबीसी वोट बैंक को रिझाने के लिए, उसको अपने पक्ष में करने के लिए नायब सिंह सैनी को सत्ता की चाबी सौंपी गई। ऐसे में देखना होगा क्या नायब सिंह सैनी बीजेपी की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे, क्या बीजेपी हरियाणा में एक बार फिर से क्लीन स्वीप कर पाएगी। ये चीज़ देखने वाली होगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन सीएम बदलने का ये फॉर्मूला कर्नाटक में कारगर नहीं हुआ था। कर्नाटक में बीजेपी पर ये फॉर्मूला उल्टा पड़ गया था, इसीलिए अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में भी बीजेपी का ये फॉर्मूला उन पर उल्टा पड़ सकता है। दरअसल कर्नाटक में जब बीजेपी ने 2021 में सरकार बनाई थी और सीएम बनाया था BS येदियुरप्पा को और फिर उनके बाद उनको हटाकर बसवराज बोम्मई को सत्ता सौंप दी थी कि दक्षिण के ध्रुव को बचाने में बीजेपी की ये जो प्लान था ये फेल साबित हुआ था और कर्नाटक में बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस ने सरकार बना ली। तो क्या खट्टर को हटाकर बीजेपी ओबीसी वर्ग में ये मैसेज देना चाहती है कि पिछड़ा वर्ग जो समुदाय है उसके हितैषी बीजेपी भी है, बीजेपी को भी उनके हितों की चिंता है। और क्या हरियाणा में बीजेपी का ये सीएम हटाने का दांव सही साबित होगा? क्या बीजेपी हरियाणा में एक बार फिर से क्लीन स्वीप करेगी? अपनी राय कमेंट्स करके दें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।